अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स. फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज. Alkanes are almost non-polar molecules because of the कोवलेंट नेचर ऑफ सीसी बॉन्ड. भाई सीसी बॉन्ड जो है तो ऐसे कोवलेंट भी और दोनों सेम एटम ही है, तो इनमें तो प्रैक्टिकली पोलैरिटी है ही नहीं इस बॉन्ड में तो. और सी एच बॉन्ड भी जो है वो वेरी लिटिल पोलर, क्योंकि इनकी जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो बहुत कम होता है. सी का है पॉलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, एच का है 2.1. ये चीज तो डिफरेंस बहुत कम है, तो ये भी ऑलमोस्ट नॉन पोलर ही होता है. इनमें जो भी फोर्सेस होते हैं दे पजेस वीक वॉन्डरवॉल forces, and due to these weak forces फर्स्ट 4 मेंबर्स, क्योंकि ये जो वॉन्डरवॉल फोर्स होता है ये प्रोपोर्शनल टू, मतलब ये अट्रैक्शन फोर्स होते हैं. प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होता है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया होता है. जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा ये वैल्यू होगी, उतना ज्यादा इंट्रैक्शन होगा. मॉलिक्यूल जब ब्रांचिंग होता आता है तो सरफेस एरिया कम होती आती है. जैसे पेंटेन की सरफेस एरिया 2 मिथाइल ब्यूटेन की सरफेस एरिया से कम है, क्योंकि ये स्फेरिकल होता जा रहा है, तो कांटेक्ट पॉइंट कम होते जाते हैं. तो मतलब आपके पास सरफेस एरिया ज्यादा होगा, चाहे मोलर मास सेम भी हो, पर सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा, मोलर मास सेम है तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, उसके वॉन्डरवॉल फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे. तो ये पहले जो फर्स्ट C1 से C4 गैसेज होता है, C5 से C17 लिक्विड्स, और C18 से बियॉन्ड वैक्स लाइक सॉलिड. Due to the weak forces, the first 4 members C1 to C4 are gases, C5 to C17 are liquids, and those containing 18 carbons or beyond are solids at room temperature. कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं. इनकी सॉलिडिटी, इनकी वाटर में जो सॉलिबिलिटी है उसके बारे में क्या सोचोगे? तो वाटर में इनकी जो सॉलिबिलिटी है, solubility of alkanes in water. तो एल्केन्स तो नॉन पोलर है,
बट वाटर जो है पोलर होता है, हाईली पोलर होता है इनफैक्ट। तो एक रूल होता है लाइक डिजॉल्व लाइक, पर ये तो दो अनलाइक कंपाउंड है, तो इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, वेरी लेस soluble in water. What do you think about the solubility of alkanes in water based upon non-polar nature of alkanes? Petrol is a mixture of hydrocarbons, तो ये हमने हो गया वेरी लेस सॉल्युबल, ये वाला हमने आर्ग्यूमेंट दे दिया। अब पेट्रोल जो है इज अ मिक्सचर ऑफ hydrocarbons and is used as a fuel for automobiles. Petrol and lower fractions of petroleum used for dry cleaning of clothes to remove grease stains. On the basis of these observations, लेकिन जो कपड़े और पे ग्रीस के स्टेन लग जाते हैं, इसको पेट्रोल से साफ किया जाता है, क्लीन किया जाता है। वाई दिस इज सक्सेसफुल? तो देखो यहां पे क्या है, ऑन द बेसिस, अब यहां पे जो पेट्रोल है वो लो आपके हाइड्रोकार्बन्स का बोला लोअर फ्रैक्शन पे यूज फॉर, ये एल्केन्स का मिक्सचर है, हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है, हाइड्रोकार्बन्स नॉन पोलर है, और जो ग्रीजी सब्सटेंस है वो भी नॉन पोलर होता है। तो जब क्लोथ में मान लो ग्रीस का दाग है, पर जब इसे पेट्रोल से क्लीन करते हैं तो ये ग्रीस वाले को ये सब्सटेंस भी वही है नॉन पोलर, पेट्रोल भी नॉन पोलर है, तो ये उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है और क्लीन अप हो जाता है। पर पानी से क्लीन नहीं कर पाओ, पानी पोलर होता है, तो ग्रीस के दाग और ये पानी से नहीं जाते हैं, पेट्रोल से जाते हैं। On the basis of these observations, what do you think about the nature of greasy substance? You are correct if you say that grease, a mixture of higher alkane, is non-polar and hence hydrophobic. जो सब्सटेंस नॉन पोलर है वो पानी को अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि पानी पोलर है तो वो हाइड्रोफोबिक होता है। It is generally observed that in relation to solubility of substances in solvents, polar substances are soluble in polar solvents, like dissolves like का जो रूल होता है, whereas the non-polar ones in non-polar solvents, that is like dissolves like dissolves like। तो ये तो हो गया सॉल्विटी की बात। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात आती है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, और जो अभी रूल पढ़ेंगे वो इंजन और ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगता है। सबसे पहले तो अगर किसी भी होमोलोगस सीरीज की बात करें, होमोलोगस सीरीज क्या होती है?
जिसमें उनके मोलर मासेस 14 से डिफर करते हैं। जैसे आपके पास CH4 है, फिर C2H6 है, फिर C3H8 है। एल्कोहल का भी ऐसा ही हो, इथेनॉल, मिथेनॉल, बिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, सब में CH2 ऐड हो जा रहा है। तो एज यू गो डाउन मोलर मास इंक्रीज कर रहा है। Hence boiling point will also increase। क्योंकि मोलर मास बढ़ेगा तो वॉन्डरवॉल फोर्सेस बढ़ेंगे, इंट्रैक्शंस बढ़ेंगे, वॉलेटाइल नेचर कम होगा, आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बनेंगे रिलेटिवली, और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो एक तो ये बात है। इन जनरल मिथेनॉल से इथेनॉल ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, इथेनॉल से प्रोपेनॉल ज्यादा है, 3 वाला कार्बन का अल्कोहल। बॉइलिंग पॉइंट of different alkanes are given in table 9.2, from which it is clear that there is a steady increase in boiling point with increase in molar mass. This is due to the fact that the intermolecular forces, van der Waals forces, increases with increase in molecular size and molar mass and the surface area of the molecule. अगर मोलर मास बढ़ता जाएगा तो सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल बड़ा होता जाएगा। तो एक तो ये चीज है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कोई पूछे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर मीथेन का कम होगा देन इथेन, इथेन का कम होगा देन प्रोपेन, प्रोपेन का कम होगा देन 4 कार्बन का एल्केन ब्यूटेन। अब लेकिन जब ब्यूटेन आता है तो ब्यूटेन को तो डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, CH3, CH2, CH2, CH3, CH3, CH, CH3, CH3। तो कोई पूछे भाई दोनों ही तो 4 कार्बन का एल्केन है, भाई इन दोनों में क्या बॉइलिंग पॉइंट में कुछ डिफरेंस होगा? इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट 3 कार्बन के एल्केन से ज्यादा होंगे, लेकिन इनमें किसका ज्यादा किसका कम? तो एक्चुअली देखो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, दिस हैज ब्रांचिंग, तो ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया कम होती है, मॉलिक्यूल बिकम स्फेरिकल एज मोर एंड मोर ब्रांचिंग अकर, एंड स्फीयर की सरफेस एरिया एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के मतलब स्पीसीज दी हो, कोई चीज दी हो, तो उसका जो सबसे बेस्ट सबसे कम सरफेस एरिया वाला अरेंजमेंट होगा वो होगा कि उस चीज को लेके स्फीयर बना दिया जाए। तो स्फीयर से लेस सरफेस एरिया, तो उसके वॉन डेर वाल्स फोर्सेस वीक हो जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस। जैसे 5 कार्बन का एल्केन है तो ये तो हो गया C5H12 एन पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, और ये वाला हो गया 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है, तो अगर मैं इसको 1, 2 और 3 मार्क करूं तो इसमें बॉइलिंग ऑर्डर और बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 3 less than 2 less than 1, 3 to 1। तो ये बात हो गई, तो एक आप पढ़ लेते हैं। You can make an interesting observation by having a look on the boiling points of 3 isomeric pentanes, which pentane
2 मिथाइल ब्यूटेन एंड 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। देखो यहां पे ये टेबल, तो इसकी बात हो रही है। पेंटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन 300.9 और 2 डाई मिथाइल, जबकि मोलर मास तीनों के सेम ही है, आइसोमर्स एक दूसरे के। तो देखो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है, यही मैं बता रहा हूं। इस वाले का बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया, बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्टली याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर ये इस वाले का दिया है 300.9 केल्विन और इसका दिया है 282.5 केल्विन। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ी, बॉइल सरफेस एरिया कम हुआ, वॉन्डरवॉल फोर्सेस वीकर हुए एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो गए। एक तो ये वाली बात। फिर तो पहले तो इसी बात कुछ, तो देखो क्या बोला, इट इज ऑब्जर्व्ड that pentane having a continuous chain of 5 carbon atom has the highest boiling point, whereas 2,2-dimethyl propane boils at this. With increase in number of branch chains, the molecule attains the shape of a sphere. जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी, मॉलिक्यूल मोर एंड मोर स्फेरिकल हो जाएगा। दिस रिजल्ट्स इन स्मॉलर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। जब स्फीयर हो जाती है चीज, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इनमें कम हो जाता है। जैसे मान लो कोई चीज क्यूबॉइडल है, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट दो चीजों का ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे वो स्फेरिकल होता है, स्फीयर तो दो स्फीयर तो केवल एक ही पॉइंट पे कॉन्टैक्ट करते हैं, पर ये अभी एग्जैक्ट स्फीयर नहीं बन गए। पर जैसे जैसे वो स्फेरिकल की तरफ बढ़ते जाएंगे, मोर एंड मोर ब्रांचिंग, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होता जाएगा और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होने से वनरेबल फोर्सेस वीकर होते जाएंगे। This results in smaller area of contact and weaker intermolecular forces between spherical molecules, which are overcome at relatively low temperature, hence lower boiling point. मेल्टिंग पॉइंट के बारे में भी एक ऑब्जर्वेशन है। देखो मेल्टिंग पॉइंट पे अगर आप ऑब्जर्व करो, तो मेल्टिंग पॉइंट रेगुलर ट्रेंड नहीं है। ऐसा नहीं कि मास बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ ही रहा है। देखो 90 पॉइंट ये है आपका मीथेन का, फिर इथेन का हो गया 101.0, फिर प्रोपेन का हो गया उससे कम। तो होता क्या है, मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का लेते हैं, यानी आप इतना टेम्परेचर पे पहुंच चुके हो जहां पे ये हाइड्रोकार्बन, ये अल्केन सॉलिड बन चुका है। इसे वो टेम्परेचर काफी कम है। अच्छा, सॉलिड बनने के बाद क्या होता है, क्रिस्टल्स बन गए। तो क्रिस्टल्स में ये मॉलिक्यूल आपस में कैसे फिट है, ये डिसाइड करता है कि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम होगा। जितना फिटिंग बेटर होगा मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल्स के संग, उतना उनका क्रिस्टल बेटर फिट होगा, क्रिस्टल मोर अट्रैक्टेड होंगे मॉलिक्यूल आपस में, और उतना उनका मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा। तो जो इवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जब इवन कार्बन वाले एल्केन्स हैं, वो सॉलिड स्टेट में एक दूसरे में ज्यादा बेटर फिट होते हैं कंपेयर टू ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाले। तो इसीलिए जब हम ऑड से इवन पे आते हैं, तो एक चीज आपको, इवन नंबर कार्बन एटम्स एल्केन्स क्या बाकी भी हाइड्रोकार्बन्स फिट्स बेटर in their crystals, जब सॉलिड स्टेट में आती हैं चीजें।
and hence have higher melting points. तो पहले तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बहुत रेगुलर नहीं है, इरेगुलर ऑर्डर है, और ऑड से इवन जाने पे बढ़ रहा है, इवन से ऑड आने पे कम हो रहा है, फिर ऑड से इवन आए बढ़ गया, इस तरीके से। ठीक है, जनरल बात इस तरह से ध्यान रखो। तो ये इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। अब हम मूव करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स पे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, पहली बात तो एक चीज समझो कि जो एल्केन्स हैं, एल्केन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड गुड एनफ टू होल्ड टू कार्बन यूनिट्स टुगेदर। अच्छा, इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल इज इवन स्ट्रॉन्गर। लेकिन रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है? कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अभी हमने बात की थी कि ना तो इसमें कोई पोलैरिटी होती है, ना CH बॉन्ड में कोई सिग्निफिकेंट पोलैरिटी होती है इतनी। तो ये मॉलिक्यूल जो होते हैं एल्केन्स, उनकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, क्योंकि ये बॉन्ड फिर भी स्ट्रॉन्ग है, पाई बॉन्ड, पर कम से कम यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है कोई। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स और आके यहाँ अटैक कर सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में और बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है पर स्टिल ये मोर रिएक्टिव है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स आर मोर रिएक्टिव देन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो as already mentioned, alkanes are generally inert towards acid, bases, oxidizing and reducing agents. However, they undergo the following reactions under certain conditions. अब इनकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। एक होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या रिप्लेसमेंट रिएक्शन अभी देखेंगे। इसमें फिर सबसे इंपॉर्टेंट हेलोजिनेशन, एक्चुअली यही सबसे ज्यादा एल्केन्स की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अभी तो हम इस पे 20-25 मिनट देंगे, लेकिन जब हम इसे कंपटीशन के लिए पढ़ेंगे हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स को, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एल्केन्स, हम इस टॉपिक को ही करीबन
2 क्लासेस कह सकते हो 4 घंटे के आसपास पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव पॉइंट से रिएक्शन होती है। काफ़ी एस्पेक्ट होते हैं, कुछ बातें मैं भी बताऊँगा, लेकिन देयर आर मैनी अदर एस्पेक्ट जो कि कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली, स्पेशली जेईई एडवांस्ड में, तो वो हम तब देखते हैं जब हम बस वो सब चाहिए होते हैं हमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उससे हम एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, वुर्ज रिएक्शन भी एक पीरियडिकल रिएक्शन था, तो वहाँ उसको भी फिर से इन्वोक करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें, ये आपका कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिटिक, ये भी एक आपकी पीरियडिकल रिएक्शन थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पीरियडिकल रिएक्शंस और उनके मैकेनिज्म्स, उनका स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट जो कि एनसीईआरटी में अब हाइड्रोकार्बन चैप्टर में किसी भी रिएक्शन में नहीं दिया हुआ है। और जब हम हाइड्रोकार्बन्स को प्रॉपर वे में फॉर कंपटीशन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बहुत से रिएक्शंस के स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट हम देखते हैं कि प्रोडक्ट जो बन रहा है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर है तो कौन सी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, क्यों होगी, तो ये सब चीजें। तो हेलोजिनेशन पढ़ेंगे हम अभी, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन, एक तो ये, तो एक तो हमें ये पढ़ना है मेनली ये उसमें। देन उसके बाद कुछ डायरेक्ट रिएक्शन है जिसका कोई ज्यादा मैकेनो नहीं पढ़ना है, बस 3-3 4-4 लाइन में रिएक्शंस दिए हुए। कंबस्शन रिएक्शन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, आइसोमेराइजेशन, then aromatization, reaction with steam, पायरोलाइसिस या उसी को क्रैकिंग कहते हैं, एरोमेटाइजेशन रिफॉर्मिंग भी बोलते हैं। ये चीज, तो ये पूरा हमको करके इनकी रिएक्शंस को पढ़ना है। ये तो मैं जो भी मेन पढ़ाई इस रिएक्शन की, ऑल्दो दीज आर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि जेई मेन में वन लाइनर रिएक्शंस में सीधे क्वेश्चन आ जाता है, उसमें कोई मैकेनिज्म ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस सीधा प्रोडक्ट चाहिए। तो इसलिए जेई एडवांस्ड के लिए ये वाली रिएक्शंस आर नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस्ड, but for JEE main and NET these are very very important as well. अब देखो substitution reactions, one or more hydroatoms of alkanes can be replaced by halogens, जैसे
मान लो CH3 CH2 CH3 प्रोपेन है। मतलब इसमें दो एस्पेक्ट है। पहले तो एक एस्पेक्ट तो ये कि मान लो CH4 है, क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है, पहले एक एच हटा, HCl बना, फिर अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो एक ये वाला एच और हट गया, CH2Cl2 बन गया। फिर अगर Cl2 और रिएक्ट कर गया, तो one or more hydrogen atoms of alkanes can be replaced by halogens। HNO3 से रिएक्ट करे तो नाइट्रो ग्रुप, एंड सल्फोनिक एसिड ग्रुप अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करें तो हेलोजिनेशन टेक्स प्लेस एट ईदर एट हायर टेम्परेचर, या तो हायर टेम्परेचर पे होगा 573 केल्विन, 773 केल्विन, या प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, या फिर सनलाइट एच न्यू, यूवी लाइट। जिनकी वेवलेंथ कम होती है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ कम होने का एनर्जी ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, एनर्जी ऑफ द रेडिएशन आर गिवन बाय एच न्यू। Lower alkanes do not undergo nitration and sulfonation reactions. These reactions in which hydrogen atoms of alkanes are substituted are known as substitution reactions। तो एज एन एग्जाम्पल, तो देखो सबसे पहले हमें यहां पे हेलोजिनेशन पढ़ना है, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। अगर हमारे पास एल्केन एक्सेस में और हेलोजन कम है तो मोनो हेलोजिनेशन होगा। यूजुअली अगर कुछ ना बोला जाए तो हम मोनो हेलोजिनेशन को ही देख रहे होते हैं, मतलब जिसमें एक एच हटे और एक Cl उसको रिप्लेस करे। जैसे ये जो रिएक्शन है अभी जो यहां चल रहा था, इसमें Cl2 एक्सेस, ये पॉली हेलोजिनेशन है। पहले CH4 क्लोरीन से रिएक्ट किया, CH3Cl HCl बन गया, फिर ये CH3Cl फर्दर क्लोरीन से रिएक्ट किया तो CH2Cl2 HCl बन गया, ये फर्दर क्लोरीन से रिएक्ट किया तो CHCl3 HCl बन गया, और ये फाइनली CCl4 HCl बन गया। डाई हेलोजिनेशन, ट्राई हेलोजिनेशन, टेट्रा हेलोजिनेशन, तो ये तो ऐसा हुआ। पर एक बात करो, जैसे हमारे पास कंपाउंड है इथेन, कुछ एग्जांपल्स देखें। पहले अभी हम मोनो हेलोजिनेशन की बात कर रहे हैं। मोनो हेलोजिनेशन में एल्केन शुड बी इन एक्सेस, हेलोजन शुड बी इन लेस क्वांटिटी। तो अगर मेरे पास इथेन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अभी हम बात करेंगे कि चारों में से किसको लें किसको नहीं लें। तो क्लोरीन के संग अगर रिएक्शन हुई तो यहां पे जो आपका इथेन है, इथेन का हाइड्रोजन
जो कार्बन पे जुड़ा है, 6 के 6 हाइड्रोजन, ऑल हाइड्रोजन्स आर इक्विवेलेंट। आप किसी को भी हटा के Cl जोड़ोगे, योर कंपाउंड विल बी क्लोरोइथेन। ये सब के सब हाइड्रोजन प्राइमरी है, क्योंकि वो ऐसे कार्बन से जुड़े हुए हैं जो कि खुद प्राइमरी कार्बन है। तो ऑल H आर प्राइमरी 1 डिग्री। तो यहां पे आप कोई भी हटाओ, प्रोडक्ट एक ही बनेगा, स्ट्रक्चरली ये वाला। लेकिन अगर मैं प्रोपेन लेता हूं, तो प्रोपेन में क्या है? प्रोपेन में ये 3 और ये 3, ये जो 6 हाइड्रोजन है 1 और 3rd कार्बन पे, ये इक्विवेलेंट है। ये जो 6H है आर इक्विवेलेंट 1 डिग्री भी है, पर ये वाला जो 2H है, ये वाले, ये 2H आर इक्विवेलेंट, कोई भी हट जाए एक ही बात है, एंड बोथ आर सेकेंडरी, बोथ आर 2 डिग्री, क्योंकि वो ये H ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहां पे अगर हम हेलोजिनेशन करेंगे तो इसके 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं मोनो हेलोजिनेशन के। ये चीज ये वाली बात, CH3 CH2 CH3, तो देखो यहां पे एक प्रोडक्ट ये बना 1 क्लोरोप्रोपेन, एक 2 क्लोरोप्रोपेन, तब दोनों ही बनते हैं। पर इसमें क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि जिसमें मेजर कौन सा है, कौन सा कम है, कौन सा ज्यादा है, किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे? वी विल आंसर इट। अभी ज्यादा देर बात, आपके पास अगर एक मान लो ऐसा कंपाउंड है, तो इसमें कितने तरह कार्बन है? ये 3 हाइड्रोजन एक जैसे हैं, एक जैसे और 1 डिग्री है। ये वाले 6 हाइड्रोजन एक जैसे और 1 डिग्री है। तो एक्चुअली 9 हाइड्रोजन 1 डिग्री है, पर ऑल 9 हाइड्रोजन आर नॉट इक्विवेलेंट इन ऑल एस्पेक्ट, दे आर 1 डिग्री और एक बात है। लेकिन आप इसको हटाओगे और Cl लगाओगे तो अलग कंपाउंड का नाम बनेगा, और इसको हटा के जोड़ोगे तो अलग नाम बनेगा। हाँ, लेकिन ये दोनों इक्विवेलेंट है। फिर ये वाला, ये 2H इक्विवेलेंट है और सेकेंडरी है, और एक ये वाला H 3 डिग्री है, एक ही है ऐसा। तो अब अगर इसमें मोनो हेलो क्लोरीनेशन किया जाए तो आपका एक प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH CH3 CH2 CH2Cl, एक बनेगा CH3 CH CH3 CHCl CH3, एक बनेगा CH3 CH, इनमें से इन 6 में से कोई भी हटाओ,
और ये हो गया, 4 प्रोडक्ट बन गए एज फार एज स्ट्रक्चर इज कंसर्न। जब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे बाद में तो इसका तब तक हम स्टीरियोआइसोमरिज्म भी पढ़ चुके होंगे। तो इस रिएक्शन का स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जैसे अभी हम इसका आंसर दें, इससे 4 बनेंगे, और कोई बोले कि इसमें टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो आंसर 4 नहीं होगा, कुछ अलग होगा। क्या बनेगा, कैसे बनेगा, वो बाद में, अभी हमें चाहिए नहीं। 11वीं क्लास के लिए एनसीईआरटी लेवल पे नहीं चाहिए, बट कॉम्पिटिशन लेवल पे ये वाले क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंट होते हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, पर समझना पड़ता है। एक बार स्टीरियो केमिस्ट्री ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ेंगे तो हम पहले उसके लिए वो पढ़ना होगा, फिर इसका वो एस्पेक्ट पढ़ेंगे। अभी इसके 4 प्रोडक्ट बन सकते हैं स्ट्रक्चरली। तो बात यह है कि इसमें ज्यादा कौन होगा, कम कौन होगा, रिलेटिव अमाउंट क्या निकाल सकते हैं, क्या ब्रोमिनेशन करेंगे तो क्या यही सेम अमाउंट बनेंगे, उसमें फर्क पड़ सकता है। तो इन सब बातों का आंसर एक्चुअली इसके मैकेनिज्म में होता है। एक रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, उसके जो 2-4 स्टेप्स मैकेनिज्म के हैं, वो उसके प्रैक्टिकली हर एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करता है। मैकेनिज्म कोई कह सकते हो कि ऐसी चीज नहीं है कि जो कि हमको जो फिक्स है, मतलब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट अलग बात होती है, वो फिक्स होते हैं, लेकिन मैकेनिज्म एक थ्योरेटिकल चीज है। केमिस्ट प्रपोज करते हैं मैकेनिज्म रिएक्शंस का ऑन द बेसिस ऑफ की जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन वो देख रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता भी है कि 50 साल पहले कोई मैकेनिज्म किसी रिएक्शन का दिया था, वो कुछ एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करता था, लेकिन कुछ को नहीं कर पा रहा था, पर उस समय सबसे बेस्ट पॉसिबल वही मैकेनिज्म था, तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन आफ्टर फ्यू इयर्स किसी केमिस्ट ने फिर से कोई और मैकेनिज्म दिया, एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स वही है उस रिएक्शन की, लेकिन अब उसने कोई ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जो कि जो पुराने फाइंडिंग्स थे, जो मतलब पुराना वाला मैकेनिज्म जिनको एक्सप्लेन करता तो कर ही रहा है, पर जिनको ये वाला पुराना वाला एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, उसको भी एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो मैकेनिज्म बदलने में भी लोग नहीं हिचकते। ऐसे बहुत से रिएक्शन है कि 30 साल पहले उसका कोई मैकेनिज्म समझा जाता था, पर आज उसमें कुछ एडवांसमेंट कर दिए गए कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा होता है। तो ये सब चीजें, तो इसमें 4 आपके प्रोडक्ट बनेंगे स्ट्रक्चरली। अब कौन सा ज्यादा बनेगा, कौन सा कम बनेगा, ब्रोमिनेशन करेंगे तो क्या जैसा क्लोरीनेशन में सबका अमाउंट बनेगा वैसा ही क्या ब्रोमिनेशन में बनेगा, या कुछ किसी का ज्यादा किसी का कम होगा, इस बात से फर्क पड़ेगा क्या कि ब्रोमीन है या क्लोरीन है या फ्लोरीन है। तो ये सब बातें का आंसर एक बार मैकेनिज्म समझने से समझ में आएगा। तो अब चलो पहले आगे पढ़ते हैं। मैकेनिज्म आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। मैकेनिज्म से जितने डिडक्शंस किए जा सकते हैं, सब डिडक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस या रिलेटेड एस्पेक्ट नहीं दिए, पर मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन किया है। तो कुछ जो बुक में जितना चीज है वो डिडक्शंस आज करेंगे उस मैकेनिज्म से, और जो बाकी डिडक्शंस हैं स्टीरियो केमिस्ट्री और से रिलेटेड बातें, चीज वही है, उसी 2-4 रिएक्शंस में ही सब कुछ 2-4 स्टेप में हर बात का आंसर छुपा है। लेकिन अभी हम केवल उन बातों को करेंगे जिसमें अभी रिक्वायरमेंट है। जब हम इसे कंप्लीट कॉम्पिटिशन लेवल पे पढ़ेंगे इस रिएक्शन को, तो इसका बाकी एस्पेक्ट भी कैसे इसी मैकेनिज्म से एक्सप्लेन होगा समझेंगे। पहले अब देखो कुछ बातें पहले पढ़ते हैं। इट इज फाउंड दैट rate of reaction of alkanes with halogens is fluorine greater than, in fact much greater than chlorine,
Fluorine is too reactive than bromine, and bromine is much more than iodine. देखा तो रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन इज, तो ये तो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन हो गई. फिर जिस H को हम हटाने जा रहे हैं उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन रेट ऑफ H. उसका एब्स्ट्रैक्ट होने का रेट इस बात पे डिपेंड करता है कि वो 3 डिग्री H है, 2 डिग्री H है, मतलब वो 3 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ है, निकल के उससे 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, या 2 डिग्री H है, निकल के 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, या 1 डिग्री है. और ये एब्स्ट्रैक्शन रेट ऑफ H अलग अलग हेलोजन के अलग अलग होता है. फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीनेशन इज टू रिएक्टिव, टू वायलेंट एंड वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल. तो फ्लोरीनेशन तो क्या होगा, वो केवल मोनोफ्लोरेशन रहेगा ही नहीं, इधर भी अटैक कर दिया उधर भी अटैक कर दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये काम की रिएक्शन नहीं होती है, इसे कंट्रोल नहीं कर सकते आप. एंड आयोडीनेशन इज वेरी स्लो एंड अ रिवर्सिबल रिएक्शन. आयोडीनेशन इतना स्लो है कि वो आगे पहुंचता ही नहीं, पीछे ही वापस आ जाता है. और उसको करने के लिए, क्योंकि एक्चुअली आयोडीनेशन होने पे क्या होगा, HI बनता है, पर HI हैज अगेन अ टेंडेंसी टू कन्वर्ट इटसेल्फ टू अगेन आयोडीन, मतलब वापस रिएक्शन से लेकर आयोडीन बन जाएगा, तो पीछे चली जाएगी रिएक्शन. तो आपको इस HI को हटाने के लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक HiO3 और HNO3 यूज करने पड़ते हैं, जिससे HI पीछे ना रिएक्ट करे, इनसे रिएक्ट करके आयोडीन बन जाए. तो जैसे जैसे ये यूज होता है रिएक्शन आगे जाती जाएगी. लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज करने के अपने नुकसान है, वो अपनी भी कुछ अलग रिएक्शंस दे सकते हैं. तो आयोडीनेशन एंड फ्लोरीनेशन इज नॉट दैट मच फॉर यूज. अगर आपको हेलो एल्केन बनाना है तो ब्रोमो एल्केन या क्लोरो एल्केन इस तरीके की रिएक्शन से बेस्ट वे में बनाया जा सकता है. तो हेलो, अच्छा, तो यानी हम मेनली ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन पे ही फोकस ज्यादा करेंगे, उन्हीं के एस्पेक्ट पे फोकस करेंगे. हेलोजिनेशन इज सपोज टू बी प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म. जो हेलोजिनेशन है ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है. वेरी इंपॉर्टेंट बात, इट इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन भी बोलते हैं इसी को. तो इसमें होता क्या है, इसमें जो भी फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती हैं, आगे भी हम और पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल एडिशंस भी होती हैं, पर फ्री रेडिकल रिएक्शंस में 3 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं. चेन इनिशिएशन, CIS. अभी उस बात पे हम आएंगे वापस कि रिलेटिव अमाउंट कैसे बनाएं, पहले उससे पहले अब जैसे कुछ बातें पढ़ते हैं, फिर वापस उस एस्पेक्ट पे आएंगे. फिर एक होता है चेन, अगला चेन प्रोपागेशन. The last is chain termination.
तो इसमें होता क्या है, अगर हम इनिशिएशन स्टेप में जो रिएक्शन है दैट इज इनिशिएटेड बाई, अभी मैं क्लोरीन ले रहा हूं, यूजुअली क्लोरीन या ब्रोमीन लेंगे, Cl Cl बॉन्ड नॉन पोलर है, इसमें प्रेजेंस ऑफ लाइट या हीट से ये बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेगा, होमोलाइसिस। तो Cl फ्री रेडिकल प्लस ये भी Cl फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, ये इनिशिएशन है। इनिशिएशन स्टेप को इनिशिएशन इसलिए बोल रहे हैं कि एक बार शुरुआत होने के बाद इसको बार बार नहीं करना पड़ेगा। यहां पे जो चीज बनती है इसको बोलते हैं चेन कैरिंग रेडिकल, और वो प्रोपागेशन स्टेप इस पूरे मैकेनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, और प्रोपागेशन स्टेप में ये चीज फिर से रीजनरेट होगी। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट। एक बार आपने Cl2 को होमोलाइसिस कर दिया, एक बार ये बना दिए कुछ सफिशिएंट क्वांटिटी में, उसके बाद प्रोपागेशन में ये वापस रीजनरेट होते आएंगे, बार बार ये इनिशिएशन होने की जरूरत नहीं है। शुरुआत करना है, कंटिन्यूएशन नहीं चाहिए, इसीलिए इसको इनिशिएशन बोलते हैं। देन प्रोपागेशन, अगर हम CH4 का स्मेल लेते हैं, जैसे CH प्रोपागेशन में दो स्टेप होते हैं। पहले में जो एल्केन है मेरे पास CH4, पहले CH4 लेता हूं फिर जनरल बात करूंगा, उस पे ये Cl फ्री, हेलोजन फ्री रेडिकल, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन, Cl का तो Cl, ये इसका रेट डिटरमिन स्टेप भी होता है सबसे इंपॉर्टेंट। रेट में ये स्लो भी होता है, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो यहां पे ये HCl बन जाएगा एंड जनरेट्स एल्काइल फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल। अब बी स्टेप में जो CH3 फ्री रेडिकल ये बन गया, वो फिर से क्लोरीन से जो कि सैंपल में है फास्ट स्टेप में रिएक्ट करेगा एंड विल मेक CH3Cl एंड Cl रीजनरेट्स। जो Cl यहां जनरेट हुआ था इधर इनिशिएशन में, अब आपको वो नहीं चाहिए, प्रोपोगेशन विल बी एबल टू कैरी इट फॉरवर्ड, तो वापस रीजनरेट हो गया। तो अब ये ए बी स्टेप का स्टेप्स चलता जाएगा, ए और साथ बी, फिर वापस ए, फिर बी, वापस ए, वापस बी, तो करते रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी। CH4 पे Cl अटैक किया, CH3 फेड का बना, HCl बन गया। CH3 को Cl2 अटैक किया, Cl2 उससे CH3Cl बना, Cl वापस बन गया, फिर Cl ने CH4 को अटैक किया। तो बस अब इस स्टेप की जरूरत ही नहीं है पहले वाले की, इनिशिएशन की, ये दोनों से ही काम चल जाएगा। और ये दो स्टेप जो है ना प्रोपोगेशन के, इसके जितने भी एस्पेक्ट हैं, कॉम्प्लिकेटेड वन, डिफिकल्ट वन, इजियर वन, सब का लॉजिक, सबकी रीजनिंग इन्हीं दो स्टेप की में छुपी हुई है। कुछ कुछ बातें आज भी करेंगे और कुछ बातें बाद में करेंगे जब कंप्यूटर पढ़ेंगे। अच्छा, फिर इसमें होता है टर्मिनेशन स्टेप, एक और टर्मिनेशन में लिख देता हूं, फिर वापस प्रोपोगेशन पे आते हैं।
कि इस पूरे रिएक्शन का मेन अंडरस्टैंडिंग प्रोपागेशन स्टेप पे ही है। टर्मिनेशन में क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स आपस में कोलैप्स कर जाए। ये मैं भी इस पे आऊंगा। टर्मिनेशन में क्या है, द रिएक्शन स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड और ड्यू टू द फॉलोइंग साइड रिएक्शन। जैसे एक तो रिएक्टेंट ही खत्म हो जाए, बाकी क्या है, Cl फ्री रेडिकल, दूसरा Cl फ्री रेडिकल बन गया Cl2, CH3 फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल भी आपस में जुड़ जाए तो बन गया C2H6। तो कई का क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई CH4 का आपने हेलोजिनेशन किया पर आपको कुछ अमाउंट ऑफ C2H6 भी मिला, एक्सप्लेन दैट। तो टर्मिनेशन स्टेप की मेहरबानी है। CH3 फ्री रेडिकल, ये हो गया। तो इस तरीके से फ्री रेडिकल आपस में कोलैप्स करके कंज्यूम हो जा रहे हैं। दो इन स्टेप सी, ये वाला CH3Cl, the one of the product is formed, but free radicals are consumed and the chain is terminated. The above mechanism helps us to understand the reaction for the formation of ethane as a byproduct during chlorination of methane. अब वापस हम आते हैं प्रोपागेशन स्टेप पे। अब एक चीज मान लो कि हमारे पास CH3 CH2 CH3 है, प्रोपेन है और उसका हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं। क्लोरीनेशन रूम टेम्परेचर पे हो जाता है सनलाइट के साथ, तो पहले तो वही Cl वाले से होमोलिटिकली टूट के Cl फ्री रेडिकल बन जाएगा, CIS। CPS में क्या होगा, CH3 अब मुझे वहां बताओ, अब प्रोपेन के अंदर कितने तरीके के हाइड्रोजन है? प्रोपेन में वैसे तो टोटल तो 8 हाइड्रोजन है, पर अगर उसमें कुछ एक जैसे होंगे तो हमने बताया, डिस्कस भी किया था कि प्रोपेन का ये 3 और ये 3 हाइड्रोजन एक जैसा है जो कि 1 डिग्री भी है, और ये 2 हाइड्रोजन एक जैसा है जो कि 2 डिग्री है। तो ये जो प्रोपागेशन स्टेप है, स्लो स्टेप, पहला स्टेप प्रोपागेशन में 2 स्टेप है। तो इस स्टेप में अगर ये वाला प्राइमरी हाइड्रोजन हटा तो क्या चीज बनेगी, प्लस के 2 पाथ है, ये बन गया, एक पाथ ये हो गया 1 डिग्री फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल जिसमें 2 हाइपर कॉन्जुगेशन है। अब ज्यादा जो हमने इंटरमीडिएट में पढ़ा था उसका यूज आएगी चीजों की। और अगर ये वाला हटा तो बनेगा एक, नहीं ये नहीं, ये तो हटाया ही हमने। अगर ये वाला हटा तो ये बनेगा, ये 2 डिग्री है प्लस HCl बन जाएगा,
ये भी एक पाथ है, और इसमें 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है, 3 और 3। इस वाले कार्बन के पास में जो कार्बन से अल्फा कार्बन, उस पर जो सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें 3 है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन 6 है इसमें। तो डेफिनेटली दिस फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। तो यानी ये वाला पाथ ज्यादा फेवर करेगा, यानी इस एस्पेक्ट से तो जो 2 क्लोरोप्रोपेन है उसका अमाउंट ज्यादा होना चाहिए देन 1 क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि ये पाथ में जो फ्री रेडिकल बन रहा है रेड स्टेप में वो ज्यादा स्टेबल है। ऐसा होता भी है कि जो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बना रहा है वो पाथ ज्यादा फेवर करता है। अब लेकिन जो फाइनल अमाउंट है, हम क्लोरीनेशन वर्सेस ब्रोमिनेशन की बात कर रहे हैं। तो क्लोरीन जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर में क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम सेलेक्टिव होता है, उसे जल्दबाजी बहुत है। फ्लोरीन तो सबसे कम सेलेक्टिव है, आयोडीन बहुत ज्यादा सेलेक्टिव है, इतना टाइम लेता है सेलेक्ट होने में, रिएक्ट ही नहीं कर पाता। तो यह हमें मेन इनसे तो ये ब्रोमीन इज मोर सेलेक्टिव। ऑर्डर ऑफ सेलेक्टिविटी अभी और समझाऊंगा क्या मतलब इसका। ब्रोमीन मोर सेलेक्टिव देन, अच्छा क्लोरीन भी यही चाहता है कि अगर 3, अब एब्स्ट्रैक्शन रेट जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो कम सेलेक्टिव होते हैं। एब्स्ट्रैक्शन रेट ऑफ H, अगर आप ऐसे H को हटा रहे हो जो 3 डिग्री H है, तो फ्री रेडिकल 3 डिग्री बनेगा, ज्यादा स्टेबल। तो एब्स्ट्रैक्शन रेट ऑफ H 1 डिग्री H इज टू, पहले तो लेस देन 2 डिग्री H, लेस देन 3 डिग्री H। फॉर क्लोरीनेशन, आप क्लोरीनेशन कर रहे हो तो क्लोरीन भी इस रेट फॉलो करता है, पर क्लोरीनेशन के लिए जो रेट का रेशियो है वो है 1:3.8। क्या मतलब कि जब क्लोरीनेशन कर रहे हो तो क्लोरीन चाहेगा कि 3 डिग्री H है तो उसी को हटाए, 2 डिग्री को हटाने का रेट 3.8 है, 1 डिग्री को 1 है, तो ये भी बता रहे हैं कि भाई 3 डिग्री को हटाना चाहता है। लेकिन फिर भी इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, क्योंकि क्या होता है हेलोजन इस बात से भी तो इन्फ्लुएंस हो सकता है कि उस तरीके के हाइड्रोजन्स कितने हैं। 1 डिग्री एच जिसको हटाना चाह रहे हो वैसे ऐसे एच 6 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, साइड्स बहुत दिख रही है, तो साइड्स बहुत दिख रही है तो उसे ठीक है, उसे लग रहा है यार 3 डिग्री एच केवल एक ही दिख रहा है, पर 1 डिग्री एच तो 9 दिख रहे हैं, 10 दिख रहे हैं एक जैसे, तो वो उससे इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो जो ज्यादा सेलेक्टिव है वो इस बात से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, क्योंकि उसे मालूम है कि नहीं भी मेरा फायदा तो 3 डिग्री एच को हटा के ही है। तो वेट करो, इस बात से इन्फ्लुएंस मत हो, भेड़ चाल में मत जाओ कि ज्यादा एच दिख रहे हैं 1 डिग्री वाले, जाके स्पेसिफिकली 3 डिग्री को ही हटाओ। ब्रोमीन ऐसा करता है, क्लोरीन भी चाहता है 3 डिग्री हटाए, पर क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण वो नंबर ऑफ एच कितने हैं किस तरीके के, इस बात से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर, नंबर ऑफ एच को। अच्छा ये चीज ब्रोमीन के लिए क्या होगी, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए एक तो, और ये रेट होगा
1:82:1600। ब्रोमीन को अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोकार एल्केन में 3 डिग्री एस दिख रहा है तो वो मेनली उसी को हटाना चाहेगा। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अच्छा, जो रिलेटिव अमाउंट होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। प्रोबेबिलिटी फैक्टर कि उस तरीके के हाइड्रोजन्स कितने हैं जिसको हटाना चाह रहा है, इनटू एब्स्ट्रैक्शन रेट। ऑफ एच, जिस एच को हटा रहा है वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो अकॉर्डिंगली एब्स्ट्रैक्शन रेट मल्टीप्लाई, और ये जो दोनों का मल्टीप्लाई आएगा वो रिलेटिव अमाउंट होगा। अब जैसे एक एग्जांपल देखें, ये वाला एग्जांपल देखते हैं। माने में पहले इसमें क्लोरीनेशन कर रहे हैं, तो क्या क्या बनेगा, ये वाला हटे, ये वाला हटे, ये वाले 6H में से कोई हटे, तो स्ट्रक्चरली इसके 4 आइसोमर बन सकते हैं। अब बात है इसमें किसका क्या अमाउंट। तो देखो ये वाला जो H है, ये वाला जो ये बना, ये वाला H जो हटा रहा है तो ये H 1 डिग्री है, क्योंकि जिस कार्बन से ये H जुड़ा हुआ है वो कार्बन 1 डिग्री है, और ऐसे H 3 है, क्योंकि ये भी प्राइमरी है लेकिन ये इनसे डिफरेंट है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी फैक्टर हो गया, जिस तरीके के H ये हटाया वो तो 3 हुए, और क्लोरीनेशन का 1 डिग्री H को हटाने का रिलेटिव रेट क्या था, 1:3.8:5, ये जो हमने लिखा क्लोरीनेशन के लिए। तो ये हो गया 3:1, तो 3 बन गया। मतलब सपोज इसका अमाउंट कोई यूनिट में 3 बना, तो इसका क्या होगा, ये वाला जो H है ये जो हटा, ये H 2 डिग्री है, 2 डिग्री कार्बन पे है, और ऐसे H 2 है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर 2, और इसको हटाने का रेट है 3.8, तो हो जाएगा इसका अमाउंट 7.6। मतलब अगर ये 3 बना तो ये 7.6 बना। फिर इसको देखो,
इस वाले को यहां हटा के जो ये बना, तो ये अगेन जिस कार्बन से कार्बन 1 डिग्री है तो ये H भी 1 डिग्री है, पर ये 3H और ये 3H एक जैसे हैं बिल्कुल। आप किसी भी 6 में से एक को हटाओ, यू विल गेट द सेम कंपाउंड स्ट्रक्चरली। तो आपके पास ये हो जाएगा 6 इंटू, और प्राइमरी को हटाया इसलिए 1, Cl2 के संग प्राइमरी का एब्स्ट्रैक्शन रेट 1, रिलेटिवली अगर 2 डिग्री है तो 3.8, 5 डिग्री है 3 डिग्री है तो 5। और यहां पे क्या हुआ इस पर्टिकुलर केस में, ये वाला CH ये कार्बन 3 डिग्री है तो H भी 3 डिग्री है, तो ये जो हटा उसका नंबर तो एक ही है, एक ही H ऐसा है, लेकिन उसको हटाने का रेट 5, तो इसका अमाउंट 5 बना। तो 3 डिग्री H से सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनता, पर फिर भी अमाउंट सबसे ज्यादा इससे नहीं बना। इस केस में अमाउंट बना 2 डिग्री से, उसका एब्स्ट्रैक्शन रेट कम था पर पॉजिटिव फैक्टर ने उसको ओवरपावर कर लिया इन केस ऑफ क्लोरीन। अब कोई पूछे इसमें इनके रिलेटिव अमाउंट, पहले तो क्या हो गए 1:2:3:4, तो वो हो गया 3:7.6 5। कोई पूछे परसेंटेज रिलेटिव अमाउंट, तो जैसे परसेंटेज में क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई सबका सम, जो कि इस केस में 21.6 आएगा, 9 + 5 14 प्लस इंटू 100, ये हो गया 1 का। 2 का हो जाएगा 7.6, ये 2 का हो जाएगा रिलेटिव परसेंटेज अमाउंट। 3 का हो जाएगा 6 बाई, और 4 का हो जाएगा सबसे ज्यादा इसमें सेकंड वाला बनेगा, जबकि वो 3 डिग्री H नहीं है, हटा 2 डिग्री H है, पर पॉजिटिव फैक्टर क्लोरीन को ज्यादा अफेक्ट करता है। अब कोई पूछे भाई यही चीज सेम चीज ब्रोमिनेशन करते तो क्या होता, कोई पूछे भाई सेम चीज अगर ब्रोमिनेशन करते तो क्या होता। तो ब्रोमिनेशन हम करते तो अगेन ब्रोमिनेशन के समय प्रोडक्ट तो यही 4 बनते, पहले वाले को 1 कह देते हैं, या अब इस केस में 1 ही फिर से कह देते हैं, पर ये CH2Br हो जाता, जिसमें आपने प्राइमरी H को हटाया इस वाले को, प्लस CH3 इस वाले H को हटा के जो बनता ऐसा बन जाता, 1 2 भी बोल सकते हो। और यहां पे CH3C CH2Br, CH2 CH3 3 और एक CH3CBr, (4). अब कोई पूछे इसमें रिलेटिव अमाउंट किसका क्या होगा, तो देखो यहां पे आपने 1 डिग्री H को हटाया, पर ऐसे H कितने 3, तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर 3, ब्रोमीन का भी 1 डिग्री H को हटाने का एब्स्ट्रैक्शन रेट 1, तो ये 3 ही बना। ये वाला जिसको हटाया H को 2 डिग्री है, ये वाला H 2 डिग्री है, और ब्रोमीन के केस में 2 डिग्री H को हटाने का रेट क्या है 82, ये तो 1 ही है पर ये 82 है, जो कि वहां 3.8 तक क्लोरीनेशन में, मतलब ये सेलेक्टिव ज्यादा है ना, तो कैसे 2 डिग्री दिख रहा है तो ये
सिग्निफिकेंटली उस पर अटैक करने की कोशिश करेगा। तो 2 इंटू 82, ये वाला, ये फिर से प्राइमरी हटके ब्रोमीन जुड़ा, लेकिन ऐसे 6 हैं, तो 6 इंटू 1, और ये वाला H हटके जो 3 डिग्री H है, जब जुड़ा तो है तो ये एक ही H, पर इसको एब्स्ट्रैक्ट करने का रेट ब्रोमीन के केस में 1600 है। यानी यहां पे ये 6 बना, ये 3 बना, ये 164 बना, और ये 1600 बन गया। तो इसमें तो प्रैक्टिकली मेजर कौन सा हो गया? मोर देन 99% यही बन गया। तो यहां तो मेजर वही बनेगा ब्रोमिनेशन केस में जहां पे 3 डिग्री H को हटना है। तो यही चीज, तो यहां पे मेजर ये वाला प्रोडक्ट होगा। रेशियो भी इसका हो जाएगा 3:, इस केस में ये तो 3:164:6:1600। मेजर मेनली हैंड्स डाउन यही कंपाउंड बनेगा। तो ये चीज, तो ये रिलेटिव अमाउंट भी हम इसमें ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन केसेस में निकाल सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, इस तरह से। एक आप पढ़ते हैं प्रोपागेशन बुक में क्या दिया है। Chlorine free radical attacks the methane molecule and takes the reaction in the forward direction by breaking the CH bond to generate methyl free radical with the formation of HCl. मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, Cl फ्री रेडिकल और HCl बन जाएगा। The methyl free radical thus obtained attacks the second molecule of chlorine to form CH3Cl with the liberation of another chlorine free radical by homolysis. ये CH3 फ्री रेडिकल, Cl2 ये बन जाएगा CH, और ये Cl फ्री रेडिकल। द क्लोरीन एंड मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेटेड above repeat steps A and B respectively and thereby set up a chain of reactions. The propagation steps A and B are those which directly give principal product, but many other propagation steps are possible and may occur. Two such steps given below explain how more highly halogenated. अब जैसे मान लो एक बार CH3Cl बन गया, अब उसमें जाके ये डाई हेलोजिनेशन हो रहा है, Cl फ्री रेडिकल फिर इसको अटैक कर दिया तो CH2Cl HCl बन जाएगा, इसको फिर से अटैक कर दिया तो CH, तब यहां पे CHCl3 एक H हटा, भैया CH3Cl ये बना पहले फ्री रेडिकल, और इसको क्या तो CH2Cl2 और Cl फिर से रिजेंट हो गया, तो मोनो हेलोजिनेशन से डाई हेलोजिनेशन हो गया। फिर इसमें वापस Cl फिर अटैक कर दे तो CHCl3 हो जाएगा पहले, तब आपका CH फ्री रेडिकल Cl2 बन जाएगा और HCl बन जाएगा। मान लो ये फर्दर मान लो ऐसा हो जाए तो ये बन जाएगा CH फ्री रेडिकल HCl, इसको फिर क्लोरीन अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CHCl3 HCl। तो इस तरह से चलता जाएगा। ये हो गया पॉली हेलोजिनेशन, और ये एस्पेक्ट वो था कि मोनो हेलोजिनेशन ही हो रहा है पर अलग अलग तरीके के H हैं तो वो हट रहे हैं, और वो उससे जो रिलेटिव अमाउंट बनेगा कितना बनेगा वो एब्स्ट्रैक्शन रेट ऑफ H और प्रोबेबिलिटी फैक्टर के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। ये चीज